Hello everyone. Today we discuss about remaining topics of unit number 3 of advanced सर्विंग। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग जो ये न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे तो इसमें कुछ एरर थे। ये फार्मूला यहाँ पर 2 मेंशन था, फार्मूला में यहाँ पर 2 लिखा हुआ था तो उसको थोड़ा सा करेक्ट करना होगा। ये 2 नहीं था, ये 1 था और इसको लेकर के आंसर में कुछ चेंजेज आए थे तो वो इसको करेक्ट कर लिया गया है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे क्योंकि फार्मूला में मिस्टेक से L-2 रखा हुआ था और इसके वजह से ये आंसर वेरी कर रहा था, तो इसको आप करेक्ट कर लिया गया है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखेंगे और इसको करेक्ट कर लेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ फिगर फैक्टर के लिए कैलकुलेशन किया गया था। बात करते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल के बारे में। इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका था। हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ फिगर कैलकुलेट करने का था एक क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। कंप्यूट द स्ट्रेंथ ऑफ फिगर फॉर ईच रूट। देखिए इसमें रूट का डिस्कस किया गया है बाई विच द लेंथ ऑफ बी डी कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द नोन साइड ए सी। ऑल द स्टेशन वेयर ऑक्युपाइड एंड एंगल वेयर मेजर्ड। कहने का मतलब है कि एक डायग्राम है, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है और कहता है इसमें कि आपको इसमें बताना है स्ट्रेंथ ऑफ फिगर के बारे में। ऑल एंगल को मेजर किया गया है। फिगर का स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं R इज इक्वल टू 3/4 L स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, जहाँ डी होता है प्रोबेबल एरर। तो इस क्वेश्चन में प्रोबेबल एरर की वैल्यू हमें नहीं पता है। हमें क्या पता है? तो सिर्फ एंगल पता है यहाँ पर। तो इसके लिए हम लोग R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल। हम लोग टेबल के मदद से इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और R का जो फॉर्मूला होता है D माइनस सी बट्टा में डी का, एंड इसके साथ में हम लोग एंगल यूज करते हैं डेल्टा ए स्क्वायर प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी प्लस में डेल्टा बी का स्क्वायर। तो ये डेल्टा ए बी और बी स्क्वायर जो है टेबल नंबर 8.1 है बीसी पुनिंग बुक का, वहाँ से यूज करेंगे। बात करते हैं पे एग्जाम के लिए। अगर एग्जाम में ये एक सेम क्वेश्चन आता है तो इसके लिए आपको टेबल ले जाना अलाउड तो है नहीं, तो एग्जामिनेशन सेंटर पे आप डिमांड करेंगे तो मे बी आपको टेबल मिल सके। लेकिन क्वेश्चन में ये सबसे चीज़ों से बचने के चलते क्वेश्चन में ये सभी एंगल की वैल्यू दे दी रहेगी। ठीक है, तो अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता भी है तो आपको क्वेश्चन में इस एंगल की वैल्यू वहाँ पर गिवन रहेंगे। ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें समझना होगा एंगल का कैलकुलेशन को लेके। तो सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे जो पहले से करते आए हैं, यानी कैलकुलेशन करेंगे किसका? डी होता है नंबर ऑफ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन के लिए। तो टोटल लाइन पहले काउंट कर लेंगे। टोटल लाइन हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। तो 6 देखिए कौन कौन से, 1 2 3 4। ये बी से डी एक लाइन है एंड ए से सी एक लाइन है, तो 4 2 6 है। टोटल डायरेक्शन होना चाहिए इसमें 12, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होना चाहिए 12, लेकिन फिक्स लाइन को हम लोग डिडक्ट करते हैं तो -2 करेंगे क्योंकि इसका भी 2 डायरेक्शन को घटाना होता है। तो 12 में से 2 जाएगा तो बच जाता है 10, तो टोटल डायरेक्शन है 10। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड लाइन बोथ डायरेक्शन, यानी कि कोई भी इसमें डॉटेड लाइन नहीं है, तो जितना आपका टोटल नंबर ऑफ लाइन होगा उतना ही इंडेक्स की भी वैल्यू होगी। बात करते हैं नंबर ऑफ स्टेशन का, तो स्टेशन नंबर 1 2 3 और 4 होंगे और चारों ही क्या होंगे? ऑक्युपाइड होंगे। तो यहाँ भी लेंथ की वैल्यू आपको स्टेशन की नंबर ऑफ वैल्यू 4 ही होगा। इसके बाद फॉर्मूला यूज करते हैं सी इज इक्वल टू एन डैश माइनस एस डैश प्लस 1 प्लस एन माइनस 2s माइनस 3 का। तो यहाँ से देखिए ये यहाँ पर 16 नहीं है, एन की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। यहाँ ये 6 है, सॉरी यहाँ पर इसको हम लोग इसको 6 करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर 1 ये नहीं है, ये 6 है, तो इसमें से जब वैल्यू को यूज करेंगे तो बन जाएगा आपका 4 एंड डी माइनस सी की वैल्यू जब यूज किए तो आ गया 0.60। तो इतना से तो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ फिगर नहीं निकलने वाला क्योंकि आर में इसके साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेल्टा वाला वैल्यू। तो डेल्टा के लिए देखिए आपको इसमें रूट बनाना पड़ेगा। क्या क्या रूट बनाना पड़ेगा? स्ट्रेंथ ऑफ फिगर बाय यूजिंग रूट ए सी डी ए डी बी। कहने का मतलब कुछ इस तरह का, जैसे ही आपके पास डायग्राम है इसका क्या क्या डायग्राम पॉसिबल है। तो एक बार हम यूज करते हैं, ध्यान से समझेंगे कौन कौन सी चीज़ों को हम यूज करेंगे। देखिए एक बार हमने ट्रायंगल लिया, कौन सा? ए सी डी, यानी कुछ ये ट्रायंगल है ए सी डी। मैं बाहर बना लेता हूँ, ये नाम दिया ए सी और डी, और दूसरा है ए डी बी, यानी ए डी बी कुछ ऐसा बनेगा आपका। ये ट्रायंगल का नाम हो गया ए बी एंड डी। अब देखिए इसमें टोटल एंगल कहाँ होता है? ए सी डी की बात की है तो फुल एंगल आता है यहाँ 23 और 32 मिलके कितना हो गया?
55 डिग्री का। और कॉमन साइड इन दोनों में कौन सा होगा? कॉमन साइड बताइए। ए से डी इधर भी कॉमन है, ए से डी यहाँ भी कॉमन है, बाकी और कोई साइड कॉमन नहीं होगा। तो ऐसा फिगर का यूज कीजिए और उसमें देखिए कि कॉमन साइड कहाँ है। तो ये ए डी क्या है, इसमें कॉमन साइड है, तो ये आपका ए डी क्या है, कॉमन साइड। तो कॉमन साइड एंगल तो एक फुल सेलेक्ट करना है। एक दोनों में ए सी डी में फुल एंगल कौन सा है? फुल एंगल है 23 और 32 मिलके। और दूसरा एंगल जो कॉमन साइड के ऑपोजिट साइड में रहेगा उसका सिलेक्शन करना है। यहाँ पर आ गया 58 डिग्री का। सिमिलर केस इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो ए बी डी में फुल एंगल कौन सा होगा? 62 और 67। ये हो जाएगा फुल एंगल 129 डिग्री। और कॉमन साइड के ऑपोजिट में कौन सा है? तो ये आ गया 29 का। तो यहाँ पर एंगल का कॉम्बिनेशन बनता है 55 डिग्री एंड 58 डिग्री का। यहाँ पर एंगल का कॉम्बिनेशन बनता है 129 डिग्री एंड 29 डिग्री का। तो ये हमारा एंगल का कॉम्बिनेशन बनता है 55 और 58 का, और 29 और 129 का। ठीक है। अब इस एंगल के कॉम्बिनेशन से हमको क्या करना है? डेल्टा ए स्क्वायर, डेल्टा ए बी, डेल्टा बी स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा टेबल से। अब टेबल कैसा होता है? तब टेबल आगे डिस्कस करते हैं हम लोग कैसा होता है। सिमिलरली 29 129 के लिए वैल्यू यूज करना है, तो वहाँ से वैल्यू लाएंगे। ये मिला हमको 6 और ये मिला हमको 12। ये वैल्यू कैसे है मैं भी बता रहा हूँ। इनकी वैल्यू को दोनों को ऐड करेंगे और हम एक रूट के लिए टोटल वैल्यू कैलकुलेट किए, तो 12 और 6 मिलके हो गया 18। और r की वैल्यू होती है, r बराबर होता है d माइनस सी बाई डी इंटू में जो आपकी ये वैल्यू आई हुई है इंटू में 18। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाता है 10.1 यानी कि 11। यानी पहला रूट से हमको वैल्यू मिलता है कौन सा? तो 11 नंबर मिला। 11 स्ट्रेंथ ऑफ फिगर की वैल्यू मिली। ऐसे ही हम चारों रूट को कैलकुलेट करेंगे और चारों में जिसका सबसे मिनिमम होगा वही हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ फिगर की वैल्यू होगी। दूसरा रूट कौन सा होगा? देखिए दूसरा रूट में जैसे ए सी डी को हमने रखा, तो दूसरा रूट के लिए इस चीज़ को हम लोग सेम रखेंगे और इसके साथ में हम लोग लेफ्ट साइड का कॉम्बिनेशन किए थे, तो अब हम राइट साइड का कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है, राइट साइड का कॉम्बिनेशन करेंगे यानी कि ए सी डी और यहाँ पर आ जाएगा बी सी डी। कॉमन साइड इसमें कौन सा है बताइए? कॉमन साइड देखिए डी सी है, कॉमन साइड है डी सी। अगेन यहाँ भी एक फुल एंगल और कॉमन साइड के ऑपोजिट एंगल का कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ भी एक फुल एंगल और कॉमन साइड के ऑपोजिट एंगल का कॉम्बिनेशन होगा। फुल एंगल हो जाएगा यहाँ पर देखिए 55 डिग्री का, एंड यहाँ पर ऑपोजिट साइड के एंगल आ गया, कॉमन साइड का ऑपोजिट में 67। तो एंगल का कॉम्बिनेशन आ गया 55 डिग्री और 67 डिग्री का। यहाँ का फुल एंगल आ गया 54 और 58 मिलके हो जाता है 112 डिग्री, एंड अपोजिट साइड का एंगल आ गया 36 का। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो जाएगा 112 डिग्री एंड 36 डिग्री। अब अगेन इन दोनों के लिए फिर से हमको यही डेल्टा ए बी का स्क्वायर का फॉलो करना होगा और इन दोनों के लिए भी इसका एंगल का फॉलो करना होगा, और फिर से यही प्रोसीजर को हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो बात करते हैं कि ये एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन था 55 एंड 58 डिग्री का। देखिए 55 और 58 डिग्री हम लोग चलते हैं, ये रहा आपका टेबल नंबर 8.1। यहाँ पर ये वैल्यू डेल्टा ए स्क्वायर, डेल्टा ए बी, डेल्टा बी स्क्वायर का। तो 55 डिग्री देखिए ऊपर कहाँ पर है? ऊपर कहाँ पर है 55 डिग्री? फुल एंगल यहाँ पर देखेंगे हम लोग। 55 डिग्री यहाँ पर कहाँ है? 40, 45, 50, 55, ये रहा 55 डिग्री। ये कॉलम है 55 का। अब यहाँ से देखेंगे 58 कहाँ है? 58 यहाँ नहीं है, 55 पर है और 60 पर है। तो हम 58 और 58 जो है 60 से कम होगा। तो इस लाइन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस लाइन में आगे बढ़ेंगे, इस लाइन में आगे बढ़ेंगे, और जहाँ पर ये मैच करेगा, देखिए ये मैच कर गया कहाँ पे? तो ये 5 और 7 के बीच में मैच किया, यानी कि ये 60 पर आ गया है 5 और 55 पर आ गया है 7, यानी कि किसके किसके बीच में वैल्यू मैच कर रहा है? तो 7 और 5 के बीच में मैच कर रहा है। तो इसके बीच में वैल्यू हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने इसको कंसीडर किया कितना? 6 कंसीडर किया। देखिए यहाँ पर 6 कंसीडर किया हुआ है 55 और 58 के लिए। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे। हाँ, 55 और 58 के लिए वैल्यू यहाँ पर कितना लिया गया है? 6 लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू मिला था 7 और ये रहा 7 और 5 के बीच में वैल्यू मिला था, तो आ गया इसका 6। सिमिलरली दूसरा जो एंगल है 29 और 129 के लिए, ठीक है, 29 और 129 के लिए वैल्यू है, तो वहाँ पर भी देखेंगे 29 और 129 के लिए कितना वैल्यू लिया गया है।
29, देखिए इसको फिर मिटाते हैं। 29 कहाँ है ऊपर? ऊपर में 28, 30, तो 30 में देखते हैं, 29 है नहीं, तो 30 में आते हैं, ये लाइन 30 का है। और 129 देखिए 130 का ये लाइन है, 129 नहीं है, तो जितनी वैल्यू आएगी इससे कम हमको एज्यूम करना होगा। ठीक है, ये रहा आपका 30, और यहाँ पे मिल रहा है देखिए, यानी कि 28 और 30 के बीच में कितनी वैल्यू आ रही है? 12 और 10 का। और यहाँ पर मिल रहा है 125 और 30 के बीच में वैल्यू 14 और 12 का। ठीक है, 14 और 12 का मतलब आप ये वैल्यू 12 और 14 के बीच में कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो वैल्यू यूज किया गया वो 12 यूज किया गया। अगर आपके मन में सवाल ये आ रहा है कि कोई 12 यूज करेगा, कोई 13 यूज करेगा, कोई 10 यूज करेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यूज कर सकते हैं वैल्यू को। ठीक है, 12 के जगह पर 11.8 भी मान लीजिए यूज करते हैं, या फिर इंटरपोलेशन से वैल्यू को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस तरह से इस सभी वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है, और करने के बाद इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाता है 11। सिमिलरली दूसरा रूट की बात करेंगे। दूसरा रूट जो है रूट नंबर 2, ACD एंड DCB, जैसा कि यहाँ पर हमने बनाया हुआ है। ACD इसमें आ गया 55 और 67 का कॉम्बिनेशन, और इसमें आता है 112 और 36 का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर देखिए 55 और 67 है, इसको मिटाते हैं। यहाँ से इस तरह के एंगल को आप लोग कैलकुलेट करेंगे, और टेबल के हेल्प से फिगर का स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो पहला हमारा कौन सा आ गया? 55 और 67, इसमें फुल एंगल है 55, और कॉमन साइड ये आ जाता है DC कॉमन साइड है, कॉमन साइड DC यानी CD, इसके सामने का एंगल है 67। तो इसके हेल्प से टेबल में वैल्यू देखें तो 4.6 आता है। उसके बाद 36 और 112 का आता है 112, तो वहाँ पर 6.6 वैल्यू है। अगेन इन दोनों को जोड़ा गया, और यहाँ पर वैल्यू आ गया हमको कितना? 7। सिमिलरली अगेन हमारा रूट आता है ACB एंड ABD। कैसे? तो देखिए यहाँ पर फिर से ACB कौन सा आया था फॉर्मूला में हमारे, यहाँ पर था कुछ इस तरह का, ABC और D का था, तो ये कह रहा है कि ACB यानी कि ये इस वैल्यू को यूज किया गया एक बार, और ABD और एक बार इस वैल्यू को यूज किया गया। तो यहाँ पर टोटल एंगल एक बार A आएगा, और कॉमन साइड देखिए, कॉमन साइड यहाँ पर AB आएगा, A से B ये कॉमन साइड है, A से B यहाँ भी एक कॉमन साइड है, तो इसके साथ का अपोजिट एंगल यूज करना है। यहाँ भी टोटल एंगल ये आएगा, और इसके साथ में कॉमन साइड के साथ अपोजिट एंगल इसको यूज करना है। तो यहाँ पर एंगल का कॉम्बिनेशन 65 और 54 का आता है। टेबल से इसकी वैल्यू को सिलेक्ट किए तो आ गया 5। एंड सिमिलरली दूसरा जो एंगल आया 23 और 129, उसके साथ में कॉम्बिनेशन किए तो आ गया 19 का। आप एक बार खुद से इसको ट्राई करेंगे और आपको तब जाकर के क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इतना चीज़ें बताने के बाद आप जरूर मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट किए, तो R3 जो रूट की 3 की वैल्यू आ गया 14.4, यानी कि अप्रॉक्स में 14 लिख लिए। एंड जो लास्ट होगा ACB एंड BCD, यहाँ से चीज़ों को कैलकुलेट किए तो आ गया हमको 8 की वैल्यू। अब इन चारों में सबसे कम जिसकी वैल्यू आई होगी वही आपका कहलाएगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ फिगर। इन चारों में हाईएस्ट स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लोअर वैल्यू ऑफ R। बेस्ट रूट कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ BD इज B, सेक्शन B में, यानी कि जो दूसरा हमारा रूट था उसमें सबसे कम वैल्यू आया था 7, और यही हमारा हाईएस्ट स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जितने R की वैल्यू लो होगी उतना ही फिगर का स्ट्रेंथ होगा। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से यह लाइन इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि R की वैल्यू जितना भी कम होगा स्ट्रेंथ ऑफ फिगर से क्या रिलेट पड़ेगा उसका। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। डिस्कस करते हैं इस यूनिट का आखिरी टॉपिक सैटेलाइट स्टेशन के बारे में, जिसमें कहता है कि बेसलाइन मेजरमेंट कैसे करेंगे, उनके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। सैटेलाइट स्टेशन क्या होता है अभी आगे हम बताएंगे। बेसलाइन का मतलब हुआ कि कोई भी ट्रायंगल का ट्रायंगुलेशन कर रहे हैं, कोई भी ट्रायंगल जो बना हुआ है उसके सबसे लॉन्गेस्ट लाइन जहाँ से पूरे एरिया को लगभग 2 भागों में बांटा जा सकता है, वो बेसलाइन कहलाता है। तो बेसलाइन मेजरमेंट करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सिलेक्शन साइट ऑफ बेसलाइन क्या होता है? द साइट शुड बी फेयरली लेवल। जहाँ पर बेसलाइन बना रहे हैं वो फेयरली लेवल होना चाहिए,
इफ हाउएवर द ग्राउंड इज स्लोपिंग द स्लोप शुड बी यूनिफॉर्म एंड जेंटल। अगर ग्राउंड वहाँ का स्लोप है तो स्लोप यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, एंड ग्रेड जो है वो जेंटल होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि अगर स्लोप सेम है तो थ्रू आउट द लेंथ वो सेम होना चाहिए, ना कि कहीं स्लोप जाके ठीक है उसके बाद फिर डाउन हो रहा है, फिर स्लोप आ गया, फिर डाउन हो रहा है, फिर स्लोप आ गया। तो इस तरह के अगर है भी तो रेगुलर जेंटल यूनिफॉर्म नहीं है तो ये भी आपका रेगुलर इंटरवल पर होना चाहिए। जैसे 10 मीटर जाने के बाद हमको डाउन मिल रहा है, 1 in 50 का डाउन मिला, फिर आपको 10 मीटर ही आगे गए फिर 1 in 50 का डाउन मिला। मतलब कि एक यूनिफॉर्मिटी यहाँ पर होनी चाहिए अगर स्लोप का भी यूज कर रहे हैं बेस लाइन में तो फिर भी, ठीक है। अदरवाइज फेयरली लेवल ग्राउंड होना चाहिए जहाँ पर स्लोप वगैरह नहीं हो, यानी कि ऊबड़ खाबड़ ऐसा प्लेस नहीं होना चाहिए, इस पर हम बेस लाइन मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। या फिर है तो स्लोप के भी है तो वहाँ पर भी रेगुलर स्लोप होना चाहिए, यूनिफॉर्म स्लोप होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि द साइड शुड बी फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन। वो साइड जो है ऑब्स्ट्रक्शन से फ्री होना चाहिए थ्रू आउट द होल ऑफ द लेंथ, पूरे लेंथ पर कोई भी बीच में रुकावट नहीं होनी चाहिए। द लाइन क्लियरिंग शुड बी चीप इन बोथ लेबर एंड कंपनसेशन। तो लाइन जो है क्लियर होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा आपको वहाँ पर लेबर खर्च देना पड़े और ज़्यादा टाइम लगे उसको मेजर करने के लिए, और ज़्यादा विंड का इफेक्ट ना हो, या फिर ऐसा सिचुएशन ना बन जाए जिससे आपको डिले हो काम करने में। तो उस सब से आपको फ्री होना है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहेगा तो काम करने में डिले नहीं होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बेस शुड बी इंटरविजिबल एट ग्राउंड लेवल। यानी बेस का जो एक्सट्रीमिटीज होगा, जो एंड पॉइंट्स होंगे वो इंटरविजिबल होने चाहिए ग्राउंड लेवल से। इस तरह से बेस लाइन का आपको सिलेक्शन करना है कि बेस लाइन के जो दोनों पॉइंट है इंटरविजिबल होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द ग्राउंड शुड बी रीजनली फर्म एंड स्मूथ। ग्राउंड स्मूथ होने चाहिए, फर्म होने चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज द साइड शुड सुटेबल एक्सटेंशन टू प्राइमरी ट्रैंगुलेशन। साइड एक्सटेंशन होने चाहिए प्राइमरी ट्रैंगुलेशन के लिए, यानी कि अगर जरूरत पड़ा ट्रैंगल को बड़ा या छोटा करने के लिए तो उसके लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होनी चाहिए। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि माइंड में रखने होते हैं जब बेस लाइन का हम लोग सिलेक्शन करते हैं कि बेस लाइन कौन सा होगा, और उसी पर बेस्ड हम लोग ट्रैंगुलेशन का फॉलोअप करते हैं, ट्रैंगुलेशन बनाते हैं। जैसे आपका इरेगुलर एरिया है तो कहीं से भी आप ट्रैंगल नहीं बना सकते हैं, एक बेस लाइन का सिलेक्शन करना होगा और उसी बेस लाइन को सिलेक्ट करके फिर आगे आप आगे ट्रैंगल बना सकेंगे, क्योंकि ये इसी लाइन के थ्रू में इस लाइन का आप मेजरमेंट करेंगे, इस लाइन का मेजरमेंट करेंगे, तब जाके ये ट्रैंगल बनना शुरू होगा। ठीक है, तो बेस लाइन बनाएंगे और किस तरह से बनाएंगे बेस लाइन, तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है कि फेयरली लेवल होना चाहिए। अगर स्लोप पर है कोई उपाय नहीं है, बेस लाइन स्लोप पर ही मानना है तो फिर वो यूनिफॉर्म स्लोप होना चाहिए, जेंटल स्लोप होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, अनयूनिफॉर्म नहीं हो, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए जिससे आपको बेस लाइन को मेजर करने में समस्या है। स्मूथ होने चाहिए और एक्सटेंशन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि ट्रायंगल को बड़ा या छोटा हम लोग उसमें मेजर कर सकें। नेक्स्ट है सैटेलाइट स्टेशन। सैटेलाइट का मतलब हो गया है द ऑपरेशन ऑफ अप्लाइंग द करेक्शन ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ स्टेशन जनरली इज नोन एज रिडक्शन ऑफ सेंटर। देखिए रिडक्शन ऑफ सेंटर के बारे में कहा, सबसे पहले जानिए सैटेलाइट स्टेशन कहते किसको है। मान लीजिए कि आपने ट्रायंगुलेशन करना है, आपने बेस लाइन का सिलेक्शन भी कर लिया, ए बी एंड सी, ये 3 पॉइंट आपने सेलेक्ट किया, और जहाँ तीसरा पॉइंट है यहाँ पर मान लीजिए कोई खाई आ गया या फिर कुछ रेलवे लाइन आ गया, यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया जहाँ पर आप स्टेशन नहीं बना सकते, लेकिन और कोई जगह इसके आसपास में बी को आप मान नहीं सकते कुछ कारणों से, ए को मान नहीं सकते कुछ कारणों से, मतलब ए और बी मतलब परफेक्ट प्लेस पर है। सी जहाँ होना चाहिए वहाँ पर आपको कोई ऐसा चीज आ गया, रेलवे लाइन आ गया, रिवर आ गया, खाई आ गया, वैली आ गया, इस टाइप का कुछ आ गया कि आप वहाँ पर स्टेशन नहीं बना सकते हैं, तब हमको सैटेलाइट स्टेशन की जरूरत पड़ता है। सी के रिस्पेक्ट में हमको या तो इसके लेफ्ट साइड में कोई ऐसा प्लेस मानना पड़ता है, या तो इसके राइट साइड में कोई ऐसा प्लेस मानना पड़ता है, या तो सी के जस्ट ऊपर में प्लेस ऐसा मानना पड़ता है, या इसके कुछ आगे बढ़ के हमको प्लेस को कंसीडर करना पड़ता है। तो ये 4 केस होते हैं जहाँ पर हम सैटेलाइट स्टेशन बनाते हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट स्टेशन में क्यों बनाते हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड प्लेस पर स्टेशन नहीं बनाने की एबिलिटी के कारण, रिक्वायर्ड प्लेस पर स्टेशन नहीं बना पाते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड होता है, कुछ दूरी हट करके हम जो स्टेशन का फॉर्मेशन करते हैं, जो स्टेशन हम लोग मानते हैं, उसी को कहते हैं सैटेलाइट स्टेशन। ठीक है, तो ये सैटेलाइट स्टेशन में सेंटर का रिडक्शन कैसे करेंगे, तो इस सैटेलाइट स्टेशन में जो आपका सेंटर का रिडक्शन होगा उसके लिए 4 मेथड होते हैं। ठीक है,
तो उसमें क्या कहता है कि ऑपरेशन करना पड़ता है करेक्शन के लिए, इसेंट्रिसिटी ड्यू टू करेक्शन के लिए जो ऑपरेशन करते हैं उसी को हम लोग रिडक्शन ऑफ सेंटर कहेंगे। इसेंट्रिसिटी में करेक्शन के लिए जो हम लोग रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन ऑफ सेंटर उसी को कहेंगे। यानी मान लीजिए सी का सेंटर यहाँ पर है और हमको सैटेलाइट स्टेशन इसके लेफ्ट साइड में बनाना है, तो कितना एंगल आपको यहाँ से, कितना डिस्टेंस आपने लिया कि एंगल में कितना रिडक्शन होगा। यहाँ से कुछ डिस्टेंस मान लीजिए 10 मीटर के डिस्टेंस पर लेफ्ट साइड में आपको स्टेशन बनाना है, तो कितना एंगल का आपको करेक्शन करना होगा इसके सेंटर से, तो उसी को हम लोग कहेंगे रिडक्शन टू सेंटर। कैसे करते हैं? इसके 4 पॉसिबल मेथड्स है, 4 पॉसिबल रीजन्स होते हैं जहाँ से इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे पहला, पोजीशन ऑफ एस लेफ्ट टू द बी, बी के लेफ्ट में मानते हैं कुछ ऐसा डायग्राम है। ए बी सी डी एक आपका ट्रेपेजियम दिख रहा है और इसमें जो एस बी सी एक ट्रायंगल है, ए एस सी इस तरह से करके कुछ कुछ यहाँ पर ट्रायंगल आपको दिखाया गया है। ये थीटा ए आप कंसीडर ना करें, भूल जाएं इसको पहले। जनरली मान लीजिए कि आपके पास में ए एक ऐसा स्टेशन है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, एक ऐसा ट्रायंगल है, यहाँ से ए बी सी आपके पास में ट्रायंगल था, ठीक है। तो यहाँ से ए से बी आपने इसको क्या माना? बेस लाइन माना है। तो कहता है यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर बी है। ए से सी आपने बेस लाइन मान रखा था और यहाँ से ये चीज़ आपके पास में पता थी, लेकिन सी पर हम किसी कारणवश स्टेशन नहीं बना सकते हैं। तो पहला कंडीशन है कि लेफ्ट में बनाना है। यहाँ पर आपका बी होगा, यहाँ पर सी होगा, बी के लेफ्ट में, हाँ बी के लेफ्ट में यहाँ पर ही आएगा। बी के लेफ्ट में यहाँ पर हमने एस एक सैटेलाइट स्टेशन माना जिसकी दूरी बी से जो दूरी होगी वो डी होगा, ठीक है। तो कहता है कि आपको कितना इसमें ट्रू एंगल क्या होगा, ट्रू एंगल निकालिए क्या होगा कि आपको सेंटर से, बी के सेंटर से कितना आपको रिडक्शन करना पड़ा। तो देखिए बी एस सी भी एक ट्रायंगल यहाँ से बन सकता है। एस पर जो एंगल बनेगा उसको हम यहाँ से मानते हैं, उसको मानते हैं इसको थीटा। ए पर जो एंगल बनता है अल्फा स्टेशन के साइड में, और दूसरे साइड में जो सी पर एंगल बनता है इसको मान लिया हमने बीटा। कहता है कि आपका जो ट्रू एंगल बनेगा, ये ट्रू एंगल क्या बनेगा, जितना आपका स्टेशन के साथ का एंगल है इसको हम लोग जोड़ लेंगे अल्फा और सामने वालों को घटा देंगे बीटा, ये आपका ट्रू एंगल बनता है फाइनल। अब अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर ट्रायंगल में साइन साइन रूल यूज करेंगे और वहाँ से हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्यों? एक ट्रायंगल बनता है ए एस बी, दूसरा ट्रायंगल बनेगा एस बी सी का। ये जो ए बी और एस सी जो देख रहे हैं, ये सभी लाइन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं चेन और टेप की मदद से। तो ये वैल्यू आपके पास में रहते हैं, एंगल रहते हैं, तो हम अल्फा और बीटा इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। और इसमें इसको भी जोड़ेंगे तो हमको ये टोटल एंगल एस मिल जाता है, या थीटा भी मिल जाएगा, या क्वेश्चन में ये थीटा की वैल्यू भी दी रहेगी। तो इसके हेल्प से हम लोग को ट्रू एंगल फाइंड करना पड़ता है और वहाँ से रिडक्शन कितना आएगा ये कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं एक एक करके सबके बारे में कैसे कैसे ट्रू एंगल निकालेंगे। तो पहला केस हमारा ये था जिसके बारे में आप लोग देखें कि ए बी सी, यहाँ पर बी नहीं होगा, यहाँ पर सी होगा और यहाँ पर बी होगा। बी के लेफ्ट साइड में पहला केस है कि सैटेलाइट स्टेशन को माने हुए हैं, एस पर एंगल को थीटा माना और ए पर एंगल को अल्फा माने, बी पर एंगल को बीटा माना हुआ है। तो कहता है कि आपको इसमें ए से बी वैल्यू ये पता रहेगा जो स्मॉल बी दिया है, और एस से सी भी वैल्यू आपको पता रहेगा जो कि मान लीजिए स्मॉल सी की वैल्यू है। तो इस सब चीज़ों में ए बी सी क्या है? ट्रैंगुलेशन स्टेशन है। सी जो है ट्रू स्टेशन है, सी यानी कि ये बी हो जाएगा, बी यहाँ पर। बी क्या है? ट्रू स्टेशन है। एस क्या है? सैटेलाइट स्टेशन है जिसको माना गया है। डी जो है इसेंट्रिक डिस्टेंस, बी से लेफ्ट साइड में डी इसेंट्रिक डिस्टेंस है, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू आपको पता रहेगा। ए सी बी एंगल को फाई, और ये सब एंगल जो है आप अपने से, अपने अकॉर्डिंग, सुविधा के अकॉर्डिंग आप अपने से मान सकते हैं। हमने अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर माना हुआ है। कहता है कि आपको जो ट्रायंगल दिख रहा है, कौन कौन ट्रायंगल दिख रहा है? ट्रायंगल ए बी सी, ए बी, अच्छा इसको मान लीजिए ए सी बी हो जाएगा। ट्रायंगल ए, हाँ ट्रायंगल ए बी सी में
देखिए साइन अल्फा बाई डी, यहाँ पर अल्फा है। अच्छा ये ट्रायंगल की बात की है तो ए एस बी, ये ए एस बी ट्रायंगल यानी कि इसकी बात की गई है। ये हो जाएगा आपका अल्फा और ये थीटा है, इसको गामा माना गया है, तो ये बन जाएगा आपका थीटा प्लस गामा और बी पर एंगल यहाँ पर कुछ नहीं है। तो इसमें हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे साइन अल्फा बट्टा में क्या है इसके सामने का डी डिवाइड करेंगे साइन थीटा प्लस गामा डिवाइड बाई जो आपका ए बी डिस्टेंस है ए बी। अब यहाँ से देखिए अल्फा निकालेंगे, अल्फा हो जाएगा साइन थीटा प्लस गामा डिवाइड बाई यहाँ पर डी हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे है ए बी जो डिस्टेंस है, और अल्फा यानी कि साइन अल्फा था तो हमने अल्फा निकालेंगे, और चूंकि ये वैल्यू आएगा आपका डिग्री में तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे साइन 1 सेकेंड से, तो ये मिल जाएगा आपका अल्फा की वैल्यू। तो इस तरह से अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ पर भी निकाला हुआ है। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे, ट्रायंगल नंबर बी सी एस का, ठीक है बी सी एस का। तो इन ट्रायंगल बी सी एस उसमें यूज करेंगे कौन सा, देखिए ये बीटा है, बीटा के सामने का, तो साइन बीटा डिवाइड बाई जो सामने का डिस्टेंस है डी इज इक्वल टू, हमको ये एंगल पता है और हमें क्या पता है ये ए डिस्टेंस पता रहेगा, ठीक है ए डिस्टेंस पता रहेगा, इसके सामने का एंगल साइन गामा हो जाएगा साइन गामा डिवाइड बाई डिस्टेंस नंबर ए यानी कि सी बी, ए किसके बराबर है, ये हो जाएगा आपका बी सी के बराबर। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालेंगे किस तरह से, डी ऊपर चला जाएगा, डी साइन गामा डिवाइड बाई यहाँ पर बी सी, और चूंकि साइन के साथ में बीटा था डिग्री में आएगा, कन्वर्ट करने के लिए साइन 1 सेकेंड हम लोग यूज करेंगे, यहाँ से मिल जाएगा आपका बीटा की वैल्यू। तो ये आपका बीटा की वैल्यू यहाँ पर ये कैलकुलेट किया गया है इसी तरह से, बी सी यानी कि इसके जगह पर ए पुट कर सकते हैं और ए बी के जगह पर आप स्मॉल बी पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से अल्फा और बीटा निकाल लेंगे, और इसके बाद जो बात है ट्रू एंगल का, तो ट्रू एंगल हो जाएगा फाई, ट्रू एंगल यानी कि फाई बराबर हो जाएगा कि आपका जो सैटेलाइट स्टेशन के साथ में जो एंगल है इसके साथ में हम इसके लेफ्ट साइड में जो रहेगा उसको जोड़ना होता है, और इससे दूर वाला पे रहता है उसको घटाना होता है, यानी कि हम जोड़ेंगे थीटा में क्या जोड़ेंगे अल्फा और घटाएंगे क्या इसमें से तो बीटा। तो ये बन जाएगा आपका क्या ट्रू एंगल जब आपका सैटेलाइट स्टेशन रिक्वायर्ड प्लेस से लेफ्ट साइड में हो। इसके लिए और पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती हैं, तो और पॉसिबिलिटी बनता है जब H2 राइट में हो बी का, यानी कि आपका बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, बी के राइट साइड में हो, तो राइट साइड में होता है तो देखिए एस जहाँ है वहाँ पर एंगल को मानिए आप थीटा, ठीक है, और इससे जो दूरी इसके साथ में जो है ये बीटा, और इससे जो अलग प्लेस पर है इसके सामने वाले पर अल्फा। तो जो सेटेलाइट स्टेशन के साथ में है उसको पॉजिटिव में रखना है, वहाँ भी हम ऐसे ही किए थे, यहाँ पर था ये थीटा, तो थीटा के साथ अल्फा जोड़े थे, बीटा घटाए थे, अब क्या करेंगे बीटा जोड़ेंगे और अल्फा घटाएंगे, तो थीटा के साथ में क्या जोड़े अल्फा को घटाएं और बीटा को जोड़े, यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा प्लस बीटा, यहाँ भी इसके साथ में रहेगा इसको जोड़ना है थीटा प्लस बीटा और माइनस में अल्फा, तो ये बन जाएगा क्या ट्रू एंगल। इस सिचुएशन में भी आपको यही करना होगा। अल्फा और बीटा कैसे निकालेंगे, तो अल्फा और बीटा जो है एक बार इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे और साइन रूल अप्लाई करेंगे, तो दूसरी बार इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे और साइन रूल अप्लाई करेंगे और यहाँ से बीटा कैलकुलेट कर लेंगे। पोजीशन 3 क्या बनता है कि जब S3 जो है बिटवीन ए बी और सी के बीच में हो, ए बी और सी के बीच में S3 हो आपका, इस केस में थीटा जो है दोनों से ही दूर रहता है, तो थीटा को दोनों में से ही घटाना पड़ता है, थीटा माइनस अल्फा और माइनस बीटा, कोई किसी के नज़दीक ये नहीं रहता है, ए बी और सी के बिल्कुल बीच में आएगा, तो इस पोजीशन में आपको थीटा में से दोनों को ही रिड्यूस करना पड़ता है। एंड द लास्ट पोजीशन बनता है कि जब ये तीनों के ऊपर में हो, बिल्कुल इसके टॉप में हो, ए बी सी के साथ में एकदम बिल्कुल टॉप पर होते हैं, तो इस केस में आपको थीटा के साथ में अल्फा को भी ऐड करेंगे, बीटा को भी ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए कौन कौन कंडीशन बनता है, मान लीजिए आपके पास में ऐसा स्टेशन है जहाँ पर आप स्टेशन नहीं बना पाते, ऐसा प्लेस है जहाँ पर स्टेशन आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या सिचुएशन होता है, या तो लेफ्ट साइड में उसको ट्रांसफ़र कीजिए, या तो राइट साइड में ट्रांसफ़र कीजिए, या तो टॉप साइड में इसके जस्ट ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर जो आपका लाइन है उन तीनों के बीच में ट्रांसफ़र कीजिए। ये बीच वाला ये नहीं है, ये किसका टॉप का सिचुएशन है, ये टॉप वाला सिचुएशन है,
तो टॉप के सिचुएशन में सभी एंगल को जोड़ देना होता है, क्योंकि टॉप से तीनों ही इक्वल डिस्टेंस पर दिखते हैं। और जो आपका बीच वाला सिचुएशन है, इसमें दोनों को घटाना होता है, इस थीटा में से दोनों को माइनस करना होता है। जो बीच वाला सिचुएशन है इन तीनों के सेंटर में होता है तब। तो ये आपका 4 कंडीशन बनते हैं जहां से आपको पॉसिबल होता है कि स्टेशन जो है सैटेलाइट स्टेशन कहां पर बनाएंगे और रिडक्शन किस तरह से हम लोग उसका करेंगे। तो ये जो एंगल बनेगा यही आपका रिडक्शन हो जाएगा। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। बात करते हैं एक न्यूमेरिकल का, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम एन इसेंट्रिक सिस्टम एस, एक इसेंट्रिक सिस्टम दिया हुआ है 12.25 मीटर टू द वेस्ट ऑफ मेन स्टेशन बी, यानी कि जो मेन स्टेशन बी होगा इसके वेस्ट में कितना दूरी पे, तो 12.25 डिस्टेंस दूरी पर आपका कोई सिस्टम एस दिया हुआ है, यानी सैटेलाइट स्टेशन एस दिया हुआ है। फॉलोइंग एयर एंगल मेजर्ड, एंगल दे रहा है बी एस सी, एंगल बी एस सी मेजर कर रहा है 76, 25, 32, यानी बी एस और सी, यानी यहाँ तक का कोई एंगल होगा इस तरह का, यहाँ का एंगल आपको दे रहा है एंगल एस, बी एस सी यह आ गया 76 डिग्री 25 मिनट 32 सेकंड का। दूसरा कहता है सी एस ए दे रहा है, यानी कि हम सी मानते हैं, तो सी एस ए यानी ए कहीं यहाँ पर होगा, और ये जो एंगल दे रहा है ये दे रहा है 54 डिग्री 32 मिनट 20 सेकंड का, जो ए पॉइंट होगा। देखिए स्टेटमेंट पढ़ के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी ये बन पाएगा। उम्मीद है ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। देखिए फिर से मैं इसको ट्राई करता हूँ, मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम बनाने आना चाहिए। कहता है कि एक सिस्टम दिया हुआ है एस, कहाँ से कहाँ तक का है, तो मेन स्टेशन के वेस्ट में है, तो पहले आप मेन स्टेशन मानिए। पहले आपको क्या मानना है, मेन स्टेशन। मेन स्टेशन बी पॉइंट हमने मान लिया, इसका वेस्ट कहाँ होगा, इधर साइड ईस्ट होगा, इधर साइड वेस्ट होगा, तो यहाँ पर आपको वेस्ट में एक स्टेशन एस मान लेना है। और एंगल दिया है, क्या एंगल, तो बी एस सी, तब बी हो गया एस हो गया। अब सी कहाँ पर हम मेजर करें, 76 डिग्री दिया है, तो 76 देखिए कहाँ पर होता है, 76 यहाँ से हम नापते हैं, कुछ इस तरह का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर बी दिया है एस दिया है, तो सी यहाँ कहीं होगा, तो बी है एस है तो सी हमने यहाँ पर मान लिया, और ये एंगल आपका मिल गया 76 डिग्री 25 मिनट और 32 सेकंड का। ठीक है, तो यहाँ से हम एक ट्रायंगल भी बना सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसा ट्रायंगल होगा। ये हमारा पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बन गया। दूसरा कहता है एंगल सी एस ए, तो सी है एस है और ए कह रहा है 54 डिग्री, यानी कि इधर कहीं नहीं हो सकता, होगा कहाँ, तो ये अपोजिट साइड में, तो यहाँ पर कहीं ए होगा, जहाँ पर ये एंगल दिया है आपका 54 डिग्री 32 मिनट एंड 20 सेकेंड का। तो ये चीज़ें आपको इस तरह से डायग्राम आपका बनेगा। यानी सैटेलाइट स्टेशन कौन सा केस है, लेफ्ट वाला केस है, जो कि आपको हम फर्स्ट केस में बताए थे। अब कहता है स्टेशन एस एंड सी अपोजिट साइड ऑफ लाइन ए बी। अब देखिए लाइन ए बी का भी डिस्कस किया, तो लाइन ए बी जोड़ दिए, और इसको अपोजिट साइड में एस और सी भी यहाँ पर दे रखा है। कैलकुलेट करेक्ट एंगल ए बी सी का करेक्ट एंगल आपको बताना है, करेक्ट एंगल आपको बताना है ए बी सी का क्या करेक्ट एंगल बनेगा, ए बी और सी का। इफ द लेंथ ऑफ ए बी का लेंथ दे दिया है 5286.5 मीटर का, एंड बी सी का भी लेंथ दे दिया है, इसका भी लेंथ आपको पता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है एक डायग्राम हमने ड्रॉ किया हुआ है, स्टैंडर्ड डायग्राम। आप उसको देखेंगे ज़्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा, ये तो हमने अभी आपको समझाया। तो दिए गए डाटा के अनुसार ऐसा डायग्राम आपको बनेगा, जहाँ पर ये एंगल आपको पता है 76 डिग्री 25 मिनट 32 सेकेंड, एंड ये एंगल पता है 54 डिग्री 32 मिनट 20 सेकेंड का। अल्फा और बीटा यहाँ से माने हुए हैं एंगल ए और एंगल सी का, और जो स्मॉल बी जो है, स्मॉल बी की वैल्यू आपको दे दिया है 5286.5 मीटर, एंड स्मॉल ए दे दिया, बी से सी का भी डिस्टेंस आपको दिया है 4932.2 मीटर का। ये वैल्यू आपको इतना पता है। कहता है कि आपको ट्रू एंगल निकालना है, तो ट्रू एंगल जो है इस तरह का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ट्रू एंगल आपको मिल जाएगा। तो हमको करना क्या है, हमको करना है कि ट्रायंगल ए एस बी और ट्रायंगल सी एस बी लगाना है साइन रूल। तो ट्रायंगल ए एस बी में साइन रूल लगाए, ए एस बी, इसमें हमने साइन रूल अप्लाई किया। बी हमें पता है
तो ए बी लिखें, इसका ए बी डिवाइडेड बाई इसके सामने का एंगल, दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो एंगल ए एस बी। और क्या पता है, एस से बी पता है, डी की वैल्यू पता है कितना, 12.25 मीटर, ये भी पता है। तो इसके साथ में साइन अल्फा का हमने यूज किया, ये इसके सामने का एंगल ये रहता है। जब इसको सॉल्व किए, इसमें सारा वैल्यू को हमने पुट किया, इन दोनों एंगल को जोड़ दिए तो ये हमारा पूरा एंगल मिल गया, इसके सामने की डिस्टेंस से डिवाइड दिए थे। और अल्फा, साइन अल्फा होता है, यहाँ पर जो एंगल ए आएगा साइन अल्फा आएगा, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए साइन 1 सेकंड से हमने डिवाइड कर दिया। इसको सॉल्व किए तो मेरे पास आ गया 360.92 सेकंड, एंड अल्फा इज इक्वल टू वैल्यू आ गया मिनट में, जब इसको कन्वर्ट किए तो 6 मिनट 0.92 सेकंड का आ गया। सिमिलरली जब हम दूसरा एंगल का सिलेक्शन किए, दूसरा एंगल कौन सा होगा, तो सी एस बी का होगा, सी एस बी का आएगा सेकंड एंगल, ये वाला। तो इसमें भी साइन रूल अप्लाई किए, बी सी हमें पता था और एस बी पता है, तो उसमें साइन रूल अप्लाई किए और यहाँ से चीज़ों को कैलकुलेट किए तो कुछ इस तरह मिलेगा। ये एंगल के सामने की भुजा बी है, बीटा एंगल का भुजा हमारे पास में डी आता है, और ये जो 76 डिग्री है, इसके सामने का जो हमारे पास डिस्टेंस आता है 4932.2 आता है। अगेन बीटा को फ्रीडम के लिए वहाँ पर हमने सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए साइन 1 सेकंड से डिवाइड किए, और यहाँ पर वैल्यू मिल गया 8 मिनट 17.98 सेकंड का। तो इस तरह से चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, और जब हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है अल्फा और बीटा का, तो ट्रू एंगल यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, थीटा में से अल्फा और बीटा दोनों को घटा करके। तो यहाँ से चीज़ें हमें मिल जाती हैं, यानी कि जो आपका थीटा की वैल्यू थी 4 डिग्री 32 मिनट 20 सेकंड, ये तो थीटा था, ये तो थीटा होता है, और उसमें अल्फा को जोड़ेंगे जो इसके लेफ्ट साइड में जिसको जोड़ते हैं, और सामने वाला जो है दूर रहता है उसको हम लोग घटाते हैं। तो इस तरह आपकी वैल्यू मिल जाती है 54 डिग्री 30 मिनट 2.94 सेकंड, जो कि कहता है ये आपका ट्रू एंगल होगा। रिडक्शन कितना करना है, इतना डिग्री से आप उसको रिडक्स कर सकते हैं, इतना डिग्री पर आप स्टेशन बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस यूनिट से इतना ही आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 यहाँ पर आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।